हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू हनुमान स्टडीज। हनुमान स्टडीज रेलवे की तैयारी करने वाले, एएलपी और एनटीपीसी का तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये मैथमेटिक्स का सीरीज लाया है। ठीक है, 10 दिन 10 पेपर, और हर पेपर में 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके के आसान भी हैं, मॉडरेट भी हैं, टफ भी हैं, हर तरह के क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे आपको। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एएलपी में और एनटीपीसी में डेफिनेटली है जो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस अच्छे से बना रहेगा, चाहे आप पहली बार एनटीपीसी का पेपर दे रहे हो या एएलपी का पेपर दे रहे हो, या फिर आप कई बार दे चुके हैं तब भी आपका प्रैक्टिस होगा। लेकिन अगर आप पहली बार भी दे रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें रेलवे में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे यहाँ पे। ऑलराइट, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक। की नहीं, पहले कलर चेंज कर दो। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। एक नंबर है जिसको 20% पहले इंक्रीज होता है, बढ़ाया जाता है, एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%, और फिर उसको 20% डिक्रीज किया जाता है, कम किया जाता है। देन व्हाट इज द नेट चेंज। तो जो नेट चेंज है परसेंटेज में, ठीक है, ऑप्शन हमारे परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो जो नेट चेंज है वो कितना रहेगा। तो लेट अस अज्यूम द नंबर टू बी 100। मान लेते हैं कि 100 जो है वो हमारा नंबर स्टार्टिंग में। अब इसको 20% बढ़ाया जा रहा है, तो 20% बढ़ाना मतलब कि ये 120 बन जाएगा। नहीं, 120 कैसे बन रहा है, तो 100 में 20% ऑफ 100 को ऐड करेंगे। ठीक है, 20% ऑफ 100 जो है वो कितना रहेगा, तो 20 रहेगा। तो 100 में 20 को ऐड करेंगे तो ये 120 बन जाएगा। तो 100 जो है 20% इंक्रीमेंट करने पे 120 बन जाएगा। अब ये ही नंबर जो है 120 जो है इसको डिक्रीज किया जा रहा है। कितना डिक्रीज किया जा रहा है, तो 20%। ठीक है, 20% डिक्रीज किया जा रहा है मतलब ये 80% हो जाएगा। 120 का 80%, तो 80% ऑफ 120 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 96। ठीक है, 80% डिक्रीज करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आया हमारा 96। अब ये 96 जो है 100 से 4 कम है। नहीं, 96 जो 100 से 4 कम है, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 4%। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 4%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे आया, पहले हम लोगों ने ये नंबर एज्यूम किया, जैसे एज अ 100 लिया उसको, फिर 20% इंक्रीज किया तो वो 120 बन गया। इस 120 में से फिर 20% डिक्रीज किया गया तो कितना है, 20% डिक्रीज करने पे 96। ठीक है, 20% डिक्रीज करने के लिए हम लोगों ने 80 से मल्टीप्लाई किया 120 को। 80 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब 20% डिक्रीज हुआ है, ठीक है, 20% डिक्रीज हुआ है तो वो कितना पे पहुंच गया, 80% पे पहुंच गया, यानी 120 का 80% हम लोगों ने लिया यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अ शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम 40% अबव कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार है, उसने अपनी चीजों को अपनी एक चीज को 40% कॉस्ट प्राइस से ऊपर रखा है। ठीक है, उसका दाम जो है कॉस्ट प्राइस से 40% अबव रखा है, और फिर उस पर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, एंड गिव्स 20% डिस्काउंट। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है उस शॉपकीपर को। ऑलराइट, तो हम लोग इसमें एज्यूम कर लेंगे कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, ये कॉस्ट प्राइस को हम लोग 100 एज्यूम कर लेंगे। अब क्या है कि उसको 20% 40% अबव मार्क कर रहा है, तो मार्क्ड प्राइस जो है कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि 20% इंक्रीज हो रहा था तो कैसे वो 120 बना था, उसी बेसिस पे 40% इंक्रीज होगा तो ये मार्क प्राइस जो है हमारा 140 हो जाएगा। अब 140 पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगा 80% ऑफ मार्केट प्राइस। देखो, कोई डाउट ना रहे, सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगा 80% ऑफ मार्केट प्राइस। तो 80% ऑफ मार्केट प्राइस यानी 140, और 140 का 80% कितना होता है, तो 112। वही पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, और प्रॉफिट हो या फिर लॉस, हम लोग किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। ये एसपी कितना है हमारा 112, सीपी है हमारा 100, और सीपी नीचे में भी 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे टोटल कितना आंसर कितना आ गया हमारा 12%। तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ है 12% का, शॉपकीपर को टोटल प्रॉफिट जो है वो 12% को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 25%। अगर चीनी का दाम 25% बढ़ जा रहा है, देन हाउ मच मस्ट कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम।
ठीक है। तो कंजम्पशन यानी खपत जो है वो कितनी कम होनी चाहिए कि जो खर्च है, चीनी खरीदने पे जो खर्च हुआ करती थी वो सेम रहे। ठीक है, अब चीनी का दाम बढ़ गया 25%, तो खपत जो है वो कितनी रहे कि जो खर्च है वो उतनी ही रहे। तो इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो बच्चों कि R अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला कॉमन फॉर्मूला है ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि अगर किसी चीज का दाम बढ़ जाता है तो कंजम्पशन को कितना कम किया जाए कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, R अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100%। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बेसिक चीज को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला पे ही इसको याद रखो। ये फॉर्मूला परसेंटेज से कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं जिसको अलग से किया जाएगा कभी। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला तो ये याद रखो कि क्या R अपॉन 100 प्लस आर, बहुत ही आसान रहेगा ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 25 R25 ऊपर में, फिर 100 में भी 25 को ऐड कर देंगे और फिर 100 से मल्टीप्लीकेशन, यानी 25 अपॉन 125 इंटू 100। ठीक है, तो 5 टाइम्स में ये कटेगा और 20 टाइम्स में ये, तो 20% का जो है डिक्रीज करना पड़ेगा कंजम्पशन में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डिक्रीज इन कंजम्पशन विल बी ऑफ 20%। कंजम्पशन जो है 20% कम करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो इट वाज आवर थर्ड क्वेश्चन। मूविंग टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेस ए एंड बी, हाँ, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5। ए और बी का एज का रेशियो दिया हुआ है 3:5। ठीक है, रेशियो को हिंदी में कहता है अनुपात। तो ए और बी का एजेस का, उनकी उम्र का रेशियो जो दिया हुआ है वो 3:5 दिया हुआ है। बट आफ्टर 10 ईयर्स इट बिकम्स 5:7। नहीं, तो सबसे पहले रेशियो दिया हुआ है मतलब कि ये फ्रैक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया हुआ है, और फ्रैक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया हुआ है मतलब किसी एचसीएफ से डिवाइड किया गया है। तो हम लोग लेट द कॉमन रेशियो एक्स। ठीक है, अब ये जब सॉल्व करोगे इसको एग्जाम में तो ये सब स्टेटमेंट इतना लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे मैं आपको बस बताने के लिए इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे कि कॉमन रेशियो एक्स एज्यूम कर लेंगे, मतलब कि ए का एज कितना है तो 3x और बी का एज कितना है तो 5x। अब यही कहा जा रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स यानी 10 साल के बाद, यानी 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 5:7। 10 साल के बाद इन दोनों का जो एज का जो रेशियो है वो 5:7 बन जा रहा है। कितना बन जा रहा है तो 5:7। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 21x प्लस 70 इज इक्वल टू 25x प्लस 50, और 21x प्लस 70 इज इक्वल टू 25x प्लस 50, यानी 25 में से 25x में से 21x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर इसको इधर ला करके, और 70 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 4x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू हमारे पास आ गया 5। तो एजेस का वैल्यू, एजेस ए और बी का जो रेशियो था, जो हम लोगों ने यहाँ पे रेशियो एज है वो कितना आएगा 3 × 5 यानी 15, और 5 × 5 इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो ए का प्रेजेंट एज तो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, एक्स का वैल्यू पुट करके ए का वैल्यू कितना आया है तो 15। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 15 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। मूविंग टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:7। दो नंबर का जो रेशियो 4:7 है ये हमारे पास दिया हुआ है, एंड देयर एलसीएम इज 252, और उनका एलसीएम जो है 252 है। तो नंबर फाइंड आउट करना है हमें कि वो दोनों नंबर कौन कौन से हैं। चलो बच्चों, इसको ध्यान क्या रखना है तुम्हें कि रेशियो दिया हुआ है दो नंबर का 4:7। ठीक है, यानी कि जो रेशियो है किसी ना किसी एचसीएफ से डिवाइड हुआ है। तो लेट द कॉमन रेशियो जो है, अब ये सॉल्व करते समय इसको लिखने का जरूरत नहीं है, अभी बस बताने के लिए, तुम्हारे को बताने के लिए ये लिख दे रहा हूं मैं कि लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। अब क्या होता है रेशियो के फॉर्मूला में कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक, तो कॉमन रेशियो हम लोगों ने एक्स एज्यूम किया है, कॉमन रेशियो एक्स एज्यूम किया है, तो नंबर्स जो है हमारे पास वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 4x और दूसरा 7x। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर, और कॉमन रेशियो एक्स लिया है मतलब कि एक्स से इन दोनों को डिवाइड किया गया था, तो यानी x इंटू 252 इज इक्वल टू 4x इंटू 7x। ठीक, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू 252 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7। ठीक है, 7 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा इससे 3 टाइम्स में 21, फिर 4 और 2 6 टाइम्स में, और ये कट जाएगा 9 टाइम्स में। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 9। अब x का वैल्यू 9 आया है, ठीक है, नंबर्स का वैल्यू नहीं आया अभी हमारे पास क्या है तो x का वैल्यू आया है कितना तो 9 आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है, यानी जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो संख्या क्या है हमारा, एक है 4x और दूसरा है
7x, x का वैल्यू 9 पुट करेंगे तो एक हो जाएगा 36 और दूसरा में x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 63। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है 36 और 63 ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, दिस वाज द फिफ्थ क्वेश्चन। मूविंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 300 मीटर। एक ट्रेन है जो कि 200 मीटर लंबा है और ये 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, और वो भी कितने समय में, तो 15 सेकंड्स में, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड, तो हमें स्पीड फाइंड आउट करना है। अब ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन देख करके क्या पता चल रहा है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसमें नर्वस नहीं होना है, ठीक है, कि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो इसको भी किलोमीटर में चेंज कर लें, सेकंड दिया हुआ है तो इसको भी आवर में चेंज कर लें, नहीं, ये गलती नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसे मीटर और सेकंड में सॉल्व करना रहेगा, बाद में इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। और ठीक है, तो ट्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या करना रहता है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास कर रहा होता है तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन होता है, ट्रेन के द्वारा जो टोटल दूरी तय की जाती है वो ट्रेन का भी लेंथ होता है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होता है जब किसी प्लेटफॉर्म को पास करता है ट्रेन, तो वो ट्रेन का भी दूरी तय कर रहा है, अपना भी दूरी तय कर रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का लेंथ भी। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन कितना हो जाएगा, तो 200 प्लस 300 यानी 500 मीटर ये डिस्टेंस जो है कवर कर रहा है टोटल। और टाइम हमें दिया हुआ है कितना सेकंड में, तो 25 सेकंड में, ठीक है। टाइम कितना सेकंड में, तो 25 सेकंड में। अब स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 200 सॉरी दैट इज 500 बाई 25, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20, और इस ये जो है 20 मीटर पर सेकंड आया है, ठीक है। ऑप्शन में देख करके अगर 20 भी दिया रहेगा तो जल्दी से फट से उसको आंसर नहीं लगा देना रहेगा, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना रहेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 20 कट जाएगा 4 टाइम में, और 4 इंटू 18 होता है 72। तो फाइनल आंसर जो हमारा वो आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन नंबर बी जो है 72 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, या फिर अगर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को, किसी पोल को क्रॉस कर रहा होता है तो अपनी ही दूरी तय करता है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो वो अपने लेंथ और प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ को भी क्रॉस कर रहा है, वो तो टोटल लेंथ दोनों का सम हो जाएगा। ऑलराइट, तो दिस वाज आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू ट्रेन्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस at 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकंड्स। दो ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दोनों ट्रेन का स्पीड कितना दिया हुआ है, तो 60 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर। वन ट्रेन इज 150 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन, ठीक है। तो एक ट्रेन का जो लंबाई है वो दिया हुआ है 150 मीटर, और दूसरा ट्रेन का जो लंबाई है वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, सो अब ऐसे क्वेश्चन में दो कंफ्यूजन होगा, एक तो स्पीड जो दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है, तो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। अब ट्रेन की लंबाई जो दी हुई है किसमें दी हुई है, तो मीटर में दी हुई है, तो इसमें भी नर्वस नहीं होना है। जो स्पीड जो दिया हुआ है, दोनों ट्रेन का जो स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, इन दोनों को हम लोग सबसे पहले रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो रिलेटिव स्पीड अगर दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा होता है, मतलब एक दूसरे के सामने आ रहा होता है, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। वहीं अगर सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा होता है तो हायर स्पीड वाले में से लोअर स्पीड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, तो ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक का स्पीड कितना है, तो 60, और एक का स्पीड कितना है, तो 90। तो रिलेटिव स्पीड जो है ये हो जाएगा दोनों के स्पीड का सम, स्पीड का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 प्लस 90 यानी 150 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ये 150 किलोमीटर पर आवर इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये 6 से ये कटेगा 3 टाइम में, और 6 से ये कट जाएगा 25 टाइम में, ओके, यानी 125 मीटर पर सेकंड अपॉन 3, ठीक है, 125/3 मीटर पर सेकंड। अब ये बताया गया था कि जब भी ट्रेन जो है किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है तो ट्रेन अपनी लंबाई और साथ में वो ऑब्जेक्ट की लंबाई को भी दूरी तय कर रहा है। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, तो दूसरा ट्रेन है जिसका लेंथ हम लोग को पता नहीं है, जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ट्रेन जो है दूसरी लंबाई को भी तय कर रहा है और टाइम भी हमें पता नहीं है, नहीं टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा है,
ठीक है, टाइम कितना सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, लेट अस अज्यूम द लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन इज इक्वल टू x, ठीक है, तो 150 प्लस x डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितना है तो 125/3 और टाइम कितना आ रहा है तो हमारा 12, ठीक है, तो यानी 150 प्लस x, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं, क्रॉस नहीं, इस केस में इस तरीके से लिखा जाएगा तो ये 125 हो जाएगा इज इक्वल टू 12, 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम में, और 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम में। आगे यहाँ पे जगह की वजह से इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं 150 प्लस 3 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, ये x है, ठीक है, ये x है यहाँ पे, 150 प्लस x इज इक्वल टू 125 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये तो 500, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 500 माइनस 150 इज इक्वल टू 350 मीटर। अब x हमने क्या जूम किया था तो दूसरे ट्रेन का लेंथ, ठीक है, तो अब आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 350 मीटर ये हो जाएगा लेंथ का, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। ऑलराइट, सो इट वाज 7th क्वेश्चन। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस ऑफिस 10 मिनट्स लेट। एक आदमी है जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 10 मिनट लेट ऑफिस पहुंचता है। वहीं एट 6 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 5 मिनट्स अर्ली, लेकिन वही अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो कि इस केस में, ठीक है, इस केस में कहने का मतलब कि इस स्पीड किसी भी स्पीड से चल रहा है और ऑफिस लेट पहुंचता है, फिर दूसरी स्पीड से चल रहा है तो ऑफिस अर्ली पहुंचता है। इस केस में क्या होता है तो फॉर्मूला जो है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, ये फॉर्मूला लिख भी लेना अपने कॉपी में, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स इनटू डिफरेंस इन टाइम, ठीक है, समय में जितना अंतर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब प्रोडक्ट ऑफ स्पीड क्या है तो 5 इंटू 6 और डिफरेंस तो 6 माइनस 5, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर वाले को भी 6 इंटू 5 लिख सकते थे, डिफरेंस क्या है पॉजिटिव रखना है तो 6 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15/60 से, बाई 60 क्यों, क्योंकि इसको आवर में चेंज करेंगे, ठीक है, आवर में यहाँ पे दिया 15 मिनट का डिफरेंस है, डिफरेंस इन टाइम मतलब कि 10 मिनट लेट और 5 मिनट अर्ली, ठीक है, 10 मिनट लेट पहुंचना मतलब कि अगर मान लो कि 6 बजे पहुंचने का टाइम है तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है मतलब कि 6:10 पे पहुंच रहा है, और दूसरे केस में क्या तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है मतलब 5:55 पे, तो ये टोटल टाइम का डिफरेंस भी कितना मिनट का गैप है तो 15 मिनट का गैप है। तो ये समझना है कि जो डिफरेंस इन टाइम है वो किस तरीके से डिफरेंस इन टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो कितना तो 15 मिनट का आ रहा है, उसको 60 से डिवाइड कर देंगे यानी वो आवर में चेंज हो जाएगा। अब प्रोडक्ट करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 60, ओके, तो यानी 30 से 60 को डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, और इसको 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 टाइम्स में, फाइनल कितना जाएगा 7.5, और ऑप्शन में 7.5 नहीं है, 7.5 का नजदीक है ऑप्शन नंबर डी, तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये करेक्ट कैसे हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिल सकते हैं, तो ऐसे केस में जो नियरेस्ट नंबर होता है, लेकिन नियरेस्ट नंबर तभी कंसीडर किया जाएगा जब आपका भी नंबर वैल्यू जो है वो सही रहेगा तभी, ठीक है, तो कोशिश करना है ऐसा कि ऐसे आंसर में जहां की वैल्यू अगर नहीं दिख रहा है एग्जैक्ट वैल्यू तो उससे नियरेस्ट वाला नंबर हम लोग उसको टिक कर देंगे। ऑलराइट, तो ये था 8वां क्वेश्चन हमारा। 9th क्वेश्चन, अब 9th क्वेश्चन इज सेइंग A can complete a work in 20 days and B in 30 days। A जो है 20 डेज में किसी काम को कंप्लीट करता है और B जो है 30 दिन में कंप्लीट करता है। Then in how many days will they complete together? तो दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, तो A प्लस बी, A और B, A कितने दिन में कर रहा है तो 20 दिन में कर रहा है और B कितने दिन में कर रहा है तो 30 दिन में। एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 20 का और 30 का, तो 10 से और 2 टाइम में और ये 3 टाइम में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 3 वर्क पर डे और बी का एफिशिएंसी कितना होगा तो 2 वर्क पर डे। अब दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे तो टोटल वर्क हो गया, ये जो एलसीएम है, ठीक है, टोटल वर्क कितना है 60, और दोनों मिलके एक काम को, एक ए जो है 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है, सॉरी एक ए जो है वो 3 वर्क कर रहा है 1 दिन में और बी जो है वो 2 वर्क कर रहा है, तो दोनों का सम ये 5 से डिवाइड कर देंगे यानी 12, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जाएगा हमारा 12। अब इसको समझना कैसे है, ए
एक किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, बी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करना है, तो दोनों के काम करने का जो भी है, जितना भी दिन में कंप्लीट कर रहा है उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे वो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। फिर दोनों पर्सन का एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे और टोटल वर्क को उन दोनों के सम ऑफ एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है बच्चों। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ दो ही थे, ए और बी थे। अब यहाँ पे क्या है, तो तीन है, कौन कौन से, तो ए भी है, बी भी है और सी भी है, और तीनों जो है कितने दिन में कर रहे हैं, तो 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में। तो ए का जो ए का जो कैपेसिटी है वो 10 दिन का है, कि किसी काम को वो 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और सी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो इन तीनों वैल्यू का हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो 10, 15 और 20 तीनों वैल्यू का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, तो 2 टाइम में, 3 टाइम में और 10 टाइम में, सॉरी 4 है ना, 4 टाइम में, फिर 2 से 1 टाइम में, 3 टाइम में, 2 टाइम में, 5 2 10 और 60, इसका भी एलसीएम कितना रहेगा, तो 60। और अब क्या करेंगे, फिर दोनों तीनों का एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करेंगे। तो ए 6 वर्क पर डे कर रहा है, बी 4 वर्क पर डे कर रहा है, और सी 3 वर्क पर डे कर रहा है। तो फॉर्मूला सेम लगेगा, टोटल वर्क जो कि है 60 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ ईच, दैट इज 6 + 4 + 3, ठीक है, यानी 6 + 4 13, तो 60 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 60 से 3 को डिवाइड कर देंगे, सॉरी 13 से, 60 को 13 से कितने बार में डिवाइड होगा ये, और 5 टाइम में 65, 4 टाइम में 52, 8 13, तो 4 8/13, 4 8/13, 4 8/13 डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा 4.6। तो ऑप्शन नंबर बी, अप्रॉक्स वैल्यू ऑप्शन नंबर बी 5 आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आफ्टर वर्किंग इट इज ये लीव्स, ठीक है। 11th क्वेश्चन, ये भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। क्या कह रहा है इसमें, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए जो है किसी काम को 12 दिन तक कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। बी इन 18 डेज, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ऑलराइट सॉरी, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 4 डेज, साथ में मिलकर इन दोनों ने 4 दिन तक काम किया, इन हाउ मेनी मोर डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो कितने और दिनों में, ठीक है, कितने और दिनों में बी जो है उस काम को कंप्लीट करेगा। ए जो है काम को खत्म कर रहा है 12 दिन में, बी जो है काम को खत्म कर रहा है 18 दिन में, तो टोटल वर्क कितना है, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, टोटल वर्क कितना है, तो 36। इसमें ए का एफिशिएंसी क्या है, तो 3 वर्क पर डे, बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 2 वर्क पर डे, ठीक है। तो एक दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 5 वर्क, ठीक है। एक दिन में दोनों ने मिलकर इन 1 डे दे कंप्लीट, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो 3 + 2 दे कंप्लीट 3 प्लस सॉरी इन 1 डे दे कंप्लीट 3 + 2 वर्क, ठीक है। 3 + 2 इज इक्वल टू 5 वर्क पर डे कर रहे हैं ये लोग। तो 4 दिन में, 4 डेज में, ये 4 दिन में ये कंप्लीट कितना करेंगे, 5 × 4 इज इक्वल टू 20 वर्क कंप्लीट कर देंगे ये। तब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क जो है कितना बचा, 36 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 36 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल वर्क रिमेनिंग कितना बचा, 16। अब ये 16 वर्क जो है सिर्फ बी कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, 16 वर्क जो है बी कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल वर्क जो है 16 कंप्लीट करना है और बी के द्वारा कंप्लीट किया जाना है, जिसका एफिशिएंसी है 2 वर्क पर डे। तो 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 8 डेज। तो बी आगे का काम जो है 8 दिनों में खत्म करेगा, बी आगे का काम जो है 8 दिनों में खत्म करेगा। तो ये जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। ओके, अब ये तो हल हुआ होगा, ठीक है। अगर ये भी नहीं बना पाओगे बच्चों, तो आपको और बेसिक से भी पढ़ने का तैयारी करने का जरूरत है। ओके, तो ये तो बहुत ही हल हुआ है। 2x + 3 = 15, तो 2x = 15 - 3, तो 2x = 12, तो x = 6, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। तो ये भी बहुत हलवा है, बहुत ही हलवा है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 माइनस 2 क्यों किया गया, क्योंकि 6 को हमें डिवाइड करना था दो ऐसे पार्ट में जिसका सम कितना रहे, तो माइनस 5 रहे, तो इसीलिए माइनस 3 और माइनस 2 किया गया। यानी एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन 14 ये क्या कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये तो x प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 5, इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी x प्लस 1 बाई एक्स को स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ये सिर्फ 2 क्यों, क्योंकि 2 इंटू ए बी होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स कट के क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सिर्फ 2 लिखा गया है। अब x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू में पता है कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर का वैल्यू, प्लस 2 यहाँ है तो 2 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, 2 को यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 2 को सब्ट्रैक्ट, 25 में से सिर्फ 2 को सब्ट्रैक्ट, तो 23, ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, क्वेश्चन 15 इज सेइंग एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 25, 10 नंबर का एवरेज जो है वो 25 दिया हुआ है। इफ वन नंबर इज 40, इफ वन नंबर 40 इज रिमूव्ड, अगर 20 रिमूव होता है तो नया एवरेज कितना बनेगा। ठीक है, तो 10 नंबर का, तो सम ऑफ 10 नंबर्स कितने हो जाएंगे, सम ऑफ 10 नंबर्स इज इक्वल टू 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। ठीक है, 10 नंबर का सम कितना है, 250। अब क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि एक नंबर रिमूव हो जा रहा है, ठीक है, तो एक नंबर रिमूव होने का मतलब कि 40 जो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, 250 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अब नया एवरेज फाइंड आउट करना है तो 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से क्यों, क्योंकि बाद में एक नंबर रिमूव होने की वजह से क्या हो रहा है, टोटल नंबर कितने बच जा रहे हैं, 9 बच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ 9 नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ 9 नंबर्स इज इक्वल टू 210। तो एवरेज के लिए 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में रहेगा ये लगभग 2 टाइम में 18, फिर 30, 4 3 टाइम में 27, फिर 30 डेसिमल 0, अब ये कितना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 5 पर्सन्स इज 30 ईयर्स, 5% यानी 5 लोगों का एवरेज एज जो है वो 30 ईयर्स है। 1 पर्सन एजेड 50 लीव्स, फाइंड न्यू एवरेज एज। ये तो पिछला क्वेश्चन के बराबर ही है, तो सम ऑफ एजेस ऑफ 5 पर्सन्स इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, 30 इंटू 5 इज इक्वल टू 150। अब इसमें से जिसका एज 50 था वो छोड़ दिया, तो टोटल कितना बचा, 100। अब टोटल लोग कितने बचे, तो 4, तो 4 लोगों का एवरेज एज फाइंड आउट करना है अब, तो 25। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 से क्यों डिवाइड किया गया यहाँ पे, क्योंकि एक इंसान, एक पर्सन क्या है वो छोड़ देता है, तो एक 5 में से एक चला जाएगा तो 4 ही बचेगा, तो जो भी सब्ट्रैक्ट करने पे मिला उसको 4 से डिवाइड किया गया। Our 17th question is saying find the HCF of 48, 72 and 120। ठीक है, तो HCF जब भी फाइंड आउट करने के लिए करेगा तो 3 या 3 से ज्यादा या कितने भी नंबर क्यों ना रहे, तो सबसे बड़ा नंबर जो है, सबसे पहला जो डिवीजन करेंगे वो सबसे बड़े नंबर को उससे जस्ट छोटे वाले से, तो 72 से 120 को डिवाइड करेंगे, तो वन टाइम में 72 हो जाएगा 8 यहाँ पे और 11 4 यहाँ पे 4, नहीं फिर 72 को वन टाइम में, फिर 48 तो ये जाएगा 4 यहाँ पे और यहाँ पे 2 48, ठीक, फिर 2 टाइम में 48 कैंसिल। अब 24 क्या आ गया, 24 के केस में क्या 0, तो 24 से अब 48 को भी डिवाइड करेंगे, 2 टाइम में 48, तो ऐसे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 24 हमारा करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 20 लीव्स रिमाइंडर 5। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको जब डिवाइड किया गया 12 से, 15 से और 20 से, तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 5। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी नंबर दिए हुए हैं, मतलब जिन नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, ये तो स्मॉलेस्ट नंबर जिसको डिवाइड किया गया है 12 से, 15 से, 20 से, तो रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे उन नंबर्स का। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20, तो सबसे पहले तो यही फाइंड आउट करेंगे, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम,
2 से 6 टाइम में ये 15 ही रहेगा और ये 10 बन जाएगा। फिर 2 से 3 टाइम में ये 15 ही रहेगा और ये 5 बन जाएगा। फिर 3 से ये 1 टाइम में ये 5 बचेगा और ये 5 ही रह जाएगा। 5 से 1 टाइम में और ये 1 और 1। ये तो 2 या 4, 4 या 12, 12 या 60। एलसीएम कितना हो गया 60। अब यहीं पे हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है, कि 60 आया तो 60 को कर दें, नहीं, इसमें जो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है हर केस में 5, तो 5 को ऐड भी कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 65। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे तो वो हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। ये सब थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है वही वैल्यू सब, लेकिन हमारा रिमाइंडर भी बच रहा है हर केस में जो कि है 5, तो 60 में 5 को ऐड कर देंगे तो जो कि 65 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे इस 18th क्वेश्चन का आंसर। अब 19th क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36। ठीक है, तो बहुत आसान, 1 2 3 4 6 9 12 18 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं इसके एक्सटेंडेड फॉर्म में, यहाँ तो छोटा नंबर दिया था तो आसानी से आपको बनाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया गया है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला सही बताऊंगा। हमारा 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 3 years एट 8% पर एनम। ठीक है, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 5000 पे 3 सालों के लिए और 8% पर एनम। आई थिंक बहुत ही आसान सवाल है ये सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही आसान सवाल है। इस क्वेश्चन को ये मैं आप लोगों को HW देता हूं कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना रहेगा कि इसका आंसर कितना रहेगा। ओके, our 21st question is saying find compound interest on 2000 for 2 years at 10% per annum। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट के लिए बोल रहा है ना कि सिर्फ अमाउंट के लिए। ठीक, तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट के लिए होता है 1 + r/100 के पावर n। तो p कितना दिया हुआ है 2000 इंटू 1 + r कितना दिया हुआ है 10, और कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए। 10 से ये कटेगा यानी 2000 into 11 by 10 into 11 by 10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 121 into 20, ये तो 2420। दिस इज द अमाउंट। अब इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2420 माइनस 2000 इज इक्वल टू 420। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कि इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 420। ओके, अब 22वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि इफ 3 पेंसिल्स कॉस्ट ₹15, अगर 3 पेंसिल का दाम 15 रुपया है, हाउ मेनी पेंसिल्स कैन बी बॉट फॉर ₹75। तो 75 रुपीज में कितने पेंसिल जो है खरीदे जा सकते हैं। तो अब इसको सिंपली से यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो कि 15 रुपए में 3 पेंसिल, तो 1 रुपए में 3/15 पेंसिल, ये तो 75 रुपीज में 3/15 इंटू 75, 15 से 75 ये कट जाएगा 5 टाइम में, तो कितने पेंसिल, तो 15 पेंसिल, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेक्टेंगल हैज लेंथ 12 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल का लेंथ 12 सेंटीमीटर है एंड ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, तो 12 इंटू 8, ऑप्शन नंबर सी 96। ठीक है, 12 का टेबल नहीं तो 8 का टेबल, 12 इंटू 8 96। 24th क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए, स्क्वायर का पेरीमीटर जो है 64 सेंटीमीटर है, मतलब 4a इज इक्वल टू 64 है, तो a इज इक्वल टू 14 है। a का वैल्यू 14, a का वैल्यू 16। लेट मी इरेज दिस। ठीक है, आसान है तो आसान में भी गड़बड़ी नहीं करना है। a का वैल्यू 16 है। ठीक है, a का वैल्यू कितना है, तो 16 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या रहा है, यानी a स्क्वायर और 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256। तो ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब 25th क्वेश्चन इज सेइंग कि इफ 15 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, अगर 15 आदमी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, इन हाउ मेनी men आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 9 days, तो कितने आदमी जो है 9 दिन में उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। ठीक है, तो 15 इंटू 12/9, 3 से 3 टाइम में, 3 से 4 टाइम में, 3 से 5 टाइम में इज इक्वल टू 20 days। तो 20 कितने आदमी लगेंगे 9 दिन में कंप्लीट करने के लिए, तो 20 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, लास्ट में कुछ क्वेश्चन आसान आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप इसको वर्बली भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सब क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस, इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, और ये डेली 10 क्वेश्चन रहेगा 16 तारीख तक में। अभी तक तो नहीं पता मुझे, लेकिन अगर आ गया होगा तो मैं आपको
इन्फॉर्म कर दूंगा कि सिटी इंटीमेशन डेट भी आया है, चेक करने के लिए लिंक दिया है कि नहीं एनटीपीसी वालों ने। ऑल राइट, तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए चैनल पे को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और आपको जो होमवर्क दिया गया है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।